हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो ऑरिगेन्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ये चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड्स क्या हैं और एराइल हैलाइड्स क्या हैं। फिर हमने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों का क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दोनों के, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों के क्या पढ़े, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमने दोनों की क्या पढ़ी बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने पढ़ी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनमें इनके साथ साथ कुछ नेम रिएक्शंस भी पढ़ी, भी पढ़ी ना। तो लगभग इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बस अब हमें कुछ एक दो टॉपिक और पढ़ने हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, जो कि आज ही लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार चैप्टर को रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं साथ में। और एक चीज़ हमारी छूट गई थी कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, क्या होता है, उसको भी थोड़ा हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन बच्चों, अभी तक हमने इतना सारा पढ़ लिया है कि सी एक्स बॉन्ड के नेचर के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता चल ही गया है। ठीक है, तो अब हमें सी एक्स बॉन्ड का नेचर जानने में और ज़्यादा आसानी है और ईजिली हम इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स क्या हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैं एंड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया जाता है हैलोजन से, तो बन जाते हैं हेलो एल्कीन्स। ठीक है, चलिए फिर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। फिर हमने आज जो डाई हेलो एल्कीन्स है उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। कार्बन सॉरी हेलोजन एटम के बेसिस पर हमने देखा था मोनो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि जो डाई हेलो एल्कीन्स है ये भी दो तीन तरह और जेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी हैलोजन एटम जितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पर देख लिया। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर sp3 sp2 sp, जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स को। फिर हमने पढ़ा एलाइल और बेंजाइल, साथ में हमने पढ़ा sp2 में विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, sp में एल्केनिल हैलाइड। क्लियर है, इतना कर लिया था। फिर सी एक्स बॉन्ड हमने देख लिया था, अगर हाइब्रिडाइज है sp3 हाइब्रिडाइज है तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हमारे पास होती है। बात करते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड के नेचर के बारे में, ठीक है, यह है हमारा सी कार्बन, ये है हमारा X। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सी एक्स बॉन्ड है, नेचर की बात कैसा नेचर ये होता है, देखिए ये जो सी एक्स है इसमें एक्स जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऐसा इनमें से कुछ भी हमारा एक्स हो। अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसे कार्बन से। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है,
उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अगर हम देखें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 4। फ्लोरीन की बात करें अगर हम फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा फ्लोरीन। अभी हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। अट्रैक्ट करना यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करना इलेक्ट्रॉन से क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने बात की, जो अट्रैक्शन पावर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, वही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दूसरी चीज हमने देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है बाकी कम, फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है, वैसे तो हेलोजन सारे ही क्या होते हैं, ये जो ग्रुप 17 है ना, हेलोजन का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 17। अब ये जो ग्रुप 17 है, इसमें जितने भी हेलोजन है सारे ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे कि ये एक्स क्या होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश, कौन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। मान लो यहाँ पर एक स्टूडेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, ताकतवर, बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रखा हुआ है एक बिस्किट का पैकेट, इस तरीके से कुछ बिस्किट का पैकेट है, इसमें कई सारे बिस्किट हैं, तो ये दोनों इस बिस्किट का पैकेट को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कौन खींच पाएगा अपनी तरफ, कौन खींच पाएगा अपनी तरफ, जो जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो बिस्किट के पैकेट को अपनी तरफ खींच पाएगा, और ये बिस्किट का पैकेट जो है धीरे धीरे कुछ इस तरीके से जिसके पास ज्यादा ताकत है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने ये नहीं कहा कि पूरा इसमें छीन लिया, नहीं, ये क्या कर रहा है, इसकी तरफ ये क्या हो जाएगा, बिस्किट का पैकेट इस ताकतवर वाले की तरफ, यानी कि ए मान लो, इसको बी मान लो, ए की तरफ ज्यादा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ए के पास ज्यादा पावर है। वैसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो x है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसमें ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है। ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इस पर क्रिएट हो जाता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जा रहा है तो कार्बन पर क्रिएट हो जाता है एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो क्या दिखाता है कि जो CX बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है। तो हम क्या कह रहे हैं, पूरा हमने ये पढ़ा क्यों, सिर्फ इसके नेचर को जानने के लिए कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, क्योंकि यहाँ पर पोल क्रिएट हो रहा है, ऐसा क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पर, ये इसे क्या कहा जाता है, पोलर नेचर कहा जाता है। तो CX बॉन्ड की अगर हम नेचर की बात करें तो वो है पोलर नेचर। तो चलिए इतना आप नोट कीजिए, तो इसमें हमें 2-3 फैक्टर और अभी पढ़ने हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2-3 चीजें और इसमें हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना। तो देखो, तो ये तो मान लो हमारा कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ये है फ्लोरीन जो छोटा सा है, ये है क्लोरीन जो उससे बड़ा है, ये है ब्रोमीन जो और बड़ा है, और ये है आयोडीन जो सबसे बड़ा है। अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बॉन्ड के बीच की लेंथ देखो तो आपको क्या दिख रहा है, बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट दिख रहा है ना। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये है हमारा आयोडीन। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो फ्लोरीन इतना है, क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, और ये है आयोडीन, इस तरीके से। तो कार्बन तो उतना ही रहेगा, मान लो कार्बन इतना है, कार्बन का साइज तो यही रहेगा। अब इनके बीच की जो लेंथ है, ये पास पास होते हैं इस तरीके से कुछ,
इनके बीच के जो लेंथ है ये क्या है, इसमें भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा छोटी, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर सबसे बड़ी। ठीक है, जैसे जैसे ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड की लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगी, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड की लेंथ किसकी होगी। अगर हम बात करें CF, CCl, CBr और CI, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, सबसे ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी CI की, फिर CBr की, फिर CCl की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी CF की। इस वजह से साइज की वजह से कह सकते हैं साइज पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है बॉन्ड लेंथ, तो चलो हमने पढ़ लिया। बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या हम कहें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम एक साथ क्यों पढ़े, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि जहां पर हमें ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी कि वो बॉन्ड कैसा होगा, वो बॉन्ड कैसा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और जहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी कि जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो एक वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, है ना। मान लो दो बॉन्ड है हमारे पास, ए और बी, ए और बी। अब ए जो है बहुत आसानी से टूट जा रहा है, यानी कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये आसानी से टूट रहा है। और बी वाला आसानी से नहीं टूट रहा, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, आसानी से नहीं टूट रहा है। मान लो हमारे पास ये मार्कर है, इसे हमें तोड़ना है, इसे इस जोर से यहाँ पर अगर ये आसानी से नहीं टूट रहा तो इसके तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अगर नहीं टूट रहा है तो, अगर स्ट्रांग है तो। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम है, इस ए बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये एक वीक बॉन्ड होगा। वहीं इसको, इस बी वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, जिसका मतलब इसकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक साथ ही पढ़ लेते हैं दोनों को। क्या कहा हमने कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो एक साथ ही पढ़ लेते हैं। चलो, अगर हम बात करें CF, बात करें, हमारे पास है यहाँ पर CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, है ना, C और I, CI। अगर हम बात करें यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन इसका बॉन्ड जो है वो ज्यादा देर में टूटेगा, यानी कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी स्ट्रेंथ कम है, कैसे पता चलेगा, तो बॉन्ड लेंथ से पता चल सकता है। मान लो ये हमारे पास एक बॉन्ड है और इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, इसकी लेंथ ज्यादा है। मान लो हमारे पास कोई पेंसिल है, लंबी पेंसिल, लंबी पेंसिल को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। वहीं हमारे पास एक इतनी सी पेंसिल है, छोटी सी पेंसिल, उस पेंसिल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या समझ में आया। मान लो एक बॉन्ड है ए, एक बॉन्ड है बी, मान लो ये ए बॉन्ड है और ये है बी बॉन्ड। अब ए बॉन्ड काफी लंबा है, बॉन्ड की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज्यादा है, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम है। इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि जैसे मान लो, जैसे हमने पेंसिल एग्जांपल, तो ये जो वाली जो पेंसिल है ये लंबी है तो इसलिए आसानी से टूट जाएगी ना आसानी से, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी कम देनी पड़ेगी।
दूसरा ये वाला जो बॉन्ड है इसकी लेंथ बहुत छोटी है, ये बहुत कम लेंथ है इसकी, जिस वजह से इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड की लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो शॉर्ट में लिखा है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमें पता है सी आई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सी आई की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। सी एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर सी सी एल की, फिर सी बी आर की, और सबसे कम होगी। क्या है इतना ना, आप नोट कीजिए, फिर एक दो फैक्टर और पॉइंट। चलिए एक दो फैक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फैक्टर है, देखो अभी तक हमने सबसे पहले बात की नेचर की, तो ये पोलर नेचर है, फिर बात की बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ये जो स्टेबिलिटी है, तीसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से जो फोर्थ फैक्टर है जिसे हम कह रहे हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखो बच्चों, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी, है ना, तो यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी सॉरी स्टेबिलिटी हो रही है डिक्रीज, यानी कि ये सबसे कम स्टेबल है, यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है। चलिए, तो एक और यहाँ पर एक फिफ्थ फैक्टर आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि शायद सिक्स्थ फैक्टर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिफ्थ हो गया पोलर, और नेक्स्ट आ गया हमारा सिक्स्थ फैक्टर जो कि है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ एरो, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ ये, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ इस तरीके से एरो से शो करते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं इन सब की, है ना, सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम कम होती है, जिस वजह से हम डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और हमारा जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो आना चाहिए था, डी हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये नहीं होता। ये ऑर्डर आता है हमारा यहाँ पर सी सी एल, फिर सी एफ, फिर आता है सी बी आर, फिर तो सेम ऑर्डर रहता है सी आई। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये क्यों क्रिएट हुआ, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने क्या कहा, डी जो है वो क्या करता है, अब देखो दोनों में से एक फैक्टर ही डोमिनेट करेगा, है ना, या तो क्यू या तो डी, ठीक है। तो हमने कहा कि डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वो यहाँ पर बहुत कम होती है, जिससे हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और क्यू यहाँ पर डोमिनेट करता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंट हुए तब जब देखा गया तो हमें पता चला इन दो केसेस पर तो क्यू डोमिनेट करता है और यहाँ पर डिस्टेंस डोमिनेट करती है, जिस वजह से इसका जो ऑर्डर है यहाँ पर स्लाइटली सी एफ की जगह पर सी सी एल आ जाता है, ठीक है, और सी ये हमारा यानी कि करेक्ट ऑर्डर हमारा डाइपोल मूवमेंट का बन जाता है। ये म्यू लिख लो या डाइपोल मूवमेंट लिख लो, क्या है इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीधे सीधे एग्जाम में से क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है ये आपको पता होना important। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, हमने अच्छे से समझ लिया है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है।
फिर हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, फिर हमने प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, जनरल मेथड। एक बार आप देख लीजिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी हेलो एल्केन की, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्डन वर्जन देख लिया था, एलिमिनेशन, रिडक्शन, सारी रिएक्शन। फिर हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन मेथड देख लिए थे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी। लास्ट लेक्चर में हम कुछ रिएक्शंस कर रहे थे जहां पर हमने इनकी कुछ रिएक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है। फिर हमने वुड्स रिएक्शन देख ली थी, वुड्स फिटिक रिएक्शन देख ली थी, फिटिक रिएक्शन देख, उल्मन सिंथेसिस भी देख ली थी, फिटिक रिएक्शन और उल्मन सिंथेसिस भी, सॉरी उल्मन रिएक्शन भी देख ली थी। क्लियर है? चलिए अब जो क्लासिफिकेशन और डिटेल में हमने पढ़ा डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव ने जमीना और डाई हैलाइड के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज एज सॉल्वेंट, इसे सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। प्रोपेरेलेंट इन एरोजोल्स में यूज किया जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन ह्यूमन कॉजेज, अच्छा अगर इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए डाइक्लोरोमीथेन के साथ, तो ये क्या करता है, इंटेंस बर्निंग और मिल्क रेडनेस ऑफ स्किन में जो है ये इंटेंस बर्निंग और रेडनेस कॉज करता है। तो आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये तो आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स है। विसिनल डाइहैलाइड्स यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर जब हमारा हेलोजन लगा हुआ होता है, और जेम या जेमिनल डाइहैलाइड जब एक ही कार्बन पर हमारे दोनों हेलोजन ग्रुप लगे हुए होते, दोनों हेलोजन लगे हुए, तो ये हो गया डाइहैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। फटाफट हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म है, यानी कि जहां पर तीन हाइड्रोजन को तीन हमारे हेलोजन ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तीन हेलोजन की जगह पर, सॉरी, तीन हाइड्रोजन की जगह पर तीन हेलोजन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो CH4 कैसा है, तीन हेलोजन की जगह पर क्या आ गए, सॉरी तीन हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गए, तीन हेलोजन आ जाएंगे और हमारा यहाँ पर ये प्रिपेयर हो जाएगा ट्राई हेलोजन। क्लियर है? इसके आप रिएक्शन देख सकते हो। अच्छा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन आप देख। क्लियर? तो वैसे हम इसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे हमने। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में। हेलोजन की प्रॉपर्टी। अब क्लोरोफॉर्म क्या है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये देती है फॉस्जीन गैस, जो कि एक पॉइजनस गैस है। देखो ये कराया हमने ऑक्सीडेशन, देखा है। तो अवॉइड करने के लिए इन्हें भरा जाता है डार्क ब्राउन बॉटल में। ठीक है? क्लियर है? ये है कुछ क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है नाइट्रेशन। जब इसका नाइट्रेशन होता है तो ये देती है टीयर प्रोड्यूसिंग इंसेक्टिसाइड कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन। तो ये प्रोड्यूस करती है क्लोरोपिक्रिन। ठीक है? अगला है डीहेलोजिनेशन। जब डीहेलोजिनेशन होता है तो ये देती है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का एक प्रिपरेशन मेथड भी है, हाँ हम उसमें भी इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लोरोफॉर्म से अगला है सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस इट गिव्स फॉर्मेट। ये कुछ रिएक्शंस हैं। अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो ये वाली ही है कुछ कुछ, ठीक है, जो कि आपने नोट कर ही ली होंगी। बात करते हैं आइडोफॉर्म की। ट्राई आइडोरनेथीन CHIC, मीथेन CHIC। आइडोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म बनता है आइडोफॉर्म रिएक्शन से। देखो कैसे रिएक्शन की जा रही है। CHIC प्रिपेयर हो गया, इसके साथ में CH3 डबल ONA भी बनता है। कंपाउंड कंटेनिंग ईदर CH3 और CH3 OH ग्रुप, कलर आइडोफॉर्म विद I2 and NaOH। अच्छा वैसे इसे हम आगे डिटेल में आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है कुछ कुछ पॉइंट को हम वहां पर भी पढ़ेंगे। फिर बात आती है पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। अच्छा ये सारे जो है हमने जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल में भी देखे थे। अब इनका थोड़ा डिटेल में देखना है यहाँ पर।
तो पहला है हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन TCl4। फिर हमें फेरोन्स पढ़ने हैं, DDT पढ़ना है। फिर ये वाला हमें पढ़ना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर हमें पढ़ना है परक्लोरोइथेन। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन TCl4 भी जिसे हम कहते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जिसे हम कहते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में एल्केन लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजन के साथ बन जाता है C। अच्छा, ये रिएक्शन हमने पहले भी देख रहे थे, हैलोजन के रिएक्शन। तो हमने ये वाला देखा कि ये रिएक्शन जो है रुकती है, आगे जो है होती रहती है, लास्ट में आपका C4 बन जाता है। ठीक है, क्या है ये? एक कलरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल पॉइजनस लिक्विड है जो अल्कोहल और ईथर में क्या है, सॉल्युबल होती है। कि अगर हम यूजेस की बात करें तो ये सॉल्वेंट की तरह फैट, ऑयल, रेजिन यूज किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है, और एज फायर एक्सटिंग्विशन अंडर द नेम पायरीन। ठीक है, और एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी ये यूज किया जाता है। इसका नाम क्या है? पायरीन, अंडर द नेम पायरीन। क्लियर है? इसके यूजेस आपने देख लिए हैं, सॉल्वेंट फॉर फैट, ऑयल, रेजिन, ड्राई क्लीनिंग। क्लियर है इतना? चलो, तो टेट्राक्लोरोमीथेन TCl4 आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास फेरोन्स। तो फेरोन्स क्या होते हैं? फेरोन्स एक तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट्स में या प्रोपेलेंट्स में। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? इनकी लो टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, तो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फेरोन्स। तो इन्हीं फेरोन्स कहा जाता है। यूजुअली प्रोड्यूस फॉर एरोसॉल, प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन and air conditioning purposes. इनमें इन्हें use carbon tetrachloride when react with antimony trifluoride in the presence of SbCl5 as catalyst, dichlorofluoromethane is obtained। अच्छा, रिएक्शन हमें नहीं समझनी है फिलहाल, बस हमें पता होना चाहिए ये क्या है और क्या काम करता है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये हो गया फेरोन्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है DDT। DDT क्या है? फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड prepared from chloral and chlorobenzene in the presence of concentrated ester। कैसे ये बनता है ये भी हमने देख लिया है। क्लियर है? चलो, अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अगला है परक्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये परक्लोरोइथेन जो है ये क्या है? एक मॉथ रेपेलेंट होता है और ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल कैम्फर। इसे आर्टिफिशियल कैम्फर भी कहा जाता है। मॉथ रेपेलेंट यानी कि मॉथ को जो रिपेल करता है, भगाता है, कीड़े मकोड़े मॉथ जो होते हैं उन्हें भगाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? आर्टिफिशियल कैम्फर भी कहते हैं, क्योंकि कैम्फर भी वही काम करता है, कपूर जिसे हम कहते हैं वही काम करता है ना, मॉथ को रिपेल करता है, इंसेक्ट को रिपेल करता है, तो ये भी सेम काम करता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।